थे, लेकिन अभी तक जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड था जब हमारा मीडियम वैक्यूम होगा या एयर होगा। मतलब वैक्यूम का मतलब निर्वात या हवा में अगर होगा तो साहब कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, मतलब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बेटा, ये किसमें पढ़े थे? ये हम लोग पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ बेटा मीडियम, मतलब अगर हमारा मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब वहां पे वैक्यूम होगा, तब वो फॉर्मूला वैलिड होगा और करीब करीब हम लोग इसी फॉर्मूला को लेके हमेशा चलेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर केस आता है कि साहब कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, क्या हम लोग को पढ़ना है बेटा? आज हम लोग को पढ़ना है कूलम्ब्स लॉ इन अ मीडियम, कि अगर साहब दो चार्जेस समझिएगा कि अगर दो चार्जेस किसी माध्यम में रखे गए हों, किसी मीडियम में रखे गए हों ऑलरेडी, अब वो मीडियम वैक्यूम ना हो, है ना, तो अब उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहले जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्सन वाला फोर्स है ना, जो लग रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो लग रहा था, क्या मीडियम कोई दूसरा हो जाएगा तब भी क्या ये फोर्स उतना ही लगेगा बेटा? तो ध्यान से देखें, ऐसा नहीं होगा। होता क्या है कि हम लोग ने पढ़ा था इन वैक्यूम, वैक्यूम में आपने क्या पढ़ा था कि साहब अगर कोई भी दो चार्ज है, एक है हमारा Q1 और एक है हमारा Q2, अगर ये दोनों चार्ज किसी r डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे, ठीक है, रखे गए हैं, तो साहब ये Q1 इस Q2 पे फोर्स इधर लगा रहा था और ये Q1 इस Q2 पे फोर्स इधर की ओर लगाएगा। Q2 इस Q1 पे इधर की ओर और Q1 इस Q2 पे फोर्स इधर की ओर लगेगा, और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा? सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा बेटा? अपोजिट होगा। तो ध्यान से देखो, कह रहा था कि ये जो फोर्स मिल रहा था, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो ये जो फोर्स था, ये किस में था बेटा? वैक्यूम में। ये जो फोर्स था, ये किस में था? वैक्यूम में, है ना। लेकिन अब कहता है कि अगर मीडियम प्रेजेंट हो जाए तो, कहता है क्या कि इन अ मीडियम मतलब बेटा कि अगर अब कोई मीडियम अगर प्रेजेंट हो जा रहा है, अगर कोई मीडियम अब प्रेजेंट हो जाएगा, आ जाएगा दोनों चार्जेस के बीच में, मतलब जैसे आप देखिए कि एक Q1 है और यही Q2 है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन बेटा अगर हम R ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये साहब किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रखे गया हो। ये क्या है? किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में रख दिया गया हो, जैसे पानी, ग्लास, कोई भी कंडक्टर, है ना, ऐसे। तो साहब ऐसे रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया गया है। तो कह रहा है क्या कि साहब अब बताइए कि साहब ये Q1 इस Q2 पे अभी भी फोर्स तो लगाएगा ही, ये साहब इसको इधर की ओर रिपेल करेगा और ये इसको इधर की ओर रिपेल करेगा। ध्यान से समझिएगा बेटा। तो कह रहा है क्या कि अब जो फोर्स होगा, जितना पहले ये लग रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या अभी भी मीडियम प्रेजेंट होने के कारण भी अभी भी जो फोर्स लगेगा इस दोनों चार्जेस पे, क्या उतना ही लगेगा? तो नहीं साहब। होता क्या है कि जब भी कोई मीडियम प्रेजेंट होता है, तो मीडियम प्रेजेंट होने के कारण इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लगेगा, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन वाला फोर्स भी लगेगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वह बल बेटा, वह फोर्स जो होगा वो एक फैक्टर से कम हो जाता है, घट जाता है। ध्यान समझिएगा कि जब भी दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम अगर प्रेजेंट होता है, कोई माध्यम अगर हो जाता है, किसी माध्यम में रखे गए रहते हैं दो चार्ज, दो आवेश, तो साहब कि एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट, एक फैक्टर होता है जो कि मीडियम उस माध्यम पे ही डिपेंड करता है। हर एक माध्यम का वो फैक्टर अलग अलग होगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही किसी मीडियम में डाले, तो मीडियम में डालने से साहब इस ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या हो गया? कम हो गया। देखा गया कि साहब किसी फैक्टर से कम हो गया, मतलब इतना गुना कम हो गया या इतना
मतलब इतना गुना कम हो गया है ना। तो गुना कितने गुना कम हो गया साहब, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना। तो ये क्या है, 1 2 3 4, ये एक फैक्टर है जिससे ये फोर्स क्या हो जा रहा है बेटा, रिड्यूस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। मतलब साहब हमने देखा क्या कि ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम। एम का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम, मतलब माध्यम में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम। किसी माध्यम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा गया, एफएम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम, वो देखा क्या गया बेटा कि साहब जो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था, जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा था, वैक्यूम में हमने फोर्स को क्या माना है, एफ। जो वैक्यूम में फोर्स लग रहा था उससे एक फैक्टर से कम हो जाता है, उससे एक फैक्टर से कम हो जाता है बेटा। मतलब ये एक पर्टिकुलर फैक्टर है एप्सिलेंट आर। जैसे ये वाला, इसको क्या पढ़ते थे बेटा, इसको पढ़ते थे एप्सिलेंट, इसको 0 लगाया गया तो एप्सिलेंट नॉट, और इसको बोलेंगे एप्सिलेंट आर। ये जो एप्सिलेंट आर है ये हमेशा किसी मीडियम की होती है बेटा, और ये मीडियम पे ही डिपेंड करता है। अगर मीडियम, जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था एन म्यू, है ना, तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था बेटा, वैसे ही साहब ये भी है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या और भी नाम से हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं। लेकिन अभी छोड़ो, नाम छोड़ो, लेकिन इतना समझो कि हमने देखा क्या कि जैसे ही किसी मीडियम में 2 चार्जेस रखे गए तो साहब जो फोर्स वैक्यूम में जो लग रहा था वो देखा गया कि साहब वो फोर्स एक फैक्टर से कम हो जाता है। वो फैक्टर क्या है, एप्सिलेंट आर। इसीलिए क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। जैसे आप ध्यान से देखिएगा कि अगर 10 है, 10 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो साहब जो वैल्यू आएगी वो क्या हो गई, 10 से कम आ गई कि नहीं आ गई। हाँ, तो देखा क्या कि साहब ये फैक्टर कितना हो गया, 2। मतलब 2 फैक्टर से फोर्स क्या हो गया बेटा, रिड्यूस हो गया। मतलब 2 गुने से क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, घट गया। बात समझ में आई। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एप्सिलेंट आर। ठीक है, इस एप्सिलेंट आर को पहले तो ध्यान से देखो, अभी सब नाम लिखवा रहे हैं लेकिन अभी समझिए। मतलब अगर आप देखिएगा फोर्स इन अ मीडियम बराबर एफ का वैल्यू कितना होता है वैक्यूम में, तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो जब एप्सिलेंट आर से डिवाइड करेंगे बेटा तो एप्सिलेंट आर यहां आ जाएगा। तो अब किसी मीडियम में जो हमारा फोर्स आ जाता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलेंट आर Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ये होता है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम। मतलब किसी मीडियम में अगर 2 चार्जेस रहते हैं तो साहब उनके बीच में जो फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलेंट नॉट, क्या पढ़ेंगे इसको, एप्सिलेंट नॉट एप्सिलेंट आर क्या है अभी सब बता रहे हैं, एप्सिलेंट नॉट एप्सिलेंट आर Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। बोलो इसमें कोई शक, कोई दिक्कत बेटा तो नहीं ना। आगे बढ़िए, देखिए कहता है क्या कि यही हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम। लेकिन कहता है क्या कि साहब ये जो एप्सिलेंट नॉट एप्सिलेंट आर है ना, एप्सिलेंट नॉट एप्सिलेंट आर, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एप्सिलेंट। क्या बोलेंगे, एप्सिलेंट, या इसको ईएम भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ईएम भी बोल सकते हैं। अब ईएम क्या है तो ध्यान से देखिए, कहता है क्या कि ईएम को बोलते हैं ABSOLUT, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या इसी को बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, सॉरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, इसको बोलते परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट, या इसको बोलेंगे परमिटिविटी कांस्टेंट
ऑफ अ मीडियम। क्या बोलेंगे? परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलेंगे इसको बेटा? किस ईएम को बोलते हैं। ईएम का अब नाम हम आप पढ़िए बेटा, है ना। अभी तक आपने क्या पढ़ा? हमने देखा क्या कि साहब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एक फैक्टर से कम हो जाता है, और वो फैक्टर क्या है? एप्सिलेंट आर। क्या है? एप्सिलेंट आर। एप्सिलेंट आर का क्या नाम है, उसको किससे से बोलते हैं बेटा? अभी तो ये हम लोग नहीं पढ़े हैं, है ना, तो वही चीज अभी बता रहे हैं। तो हमने F का मान यहां पर रख दिया। फोर्स इन वैक्यूम क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड, एप्सिलॉन R से डिवाइड कर दिया। तो साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम हमारा क्या मिला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। सिंपल ये फॉर्मेट में। आइए अब कहते हैं क्या कि साहब ये जो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R है, इन दोनों के प्रोडक्ट को ही हम लोग बोलते हैं, एक कॉमन नाम बोलते हैं एप्सिलॉन M। एप्सिलेंट एम का मतलब होता है कि एप्सिलेंट को बोलते हैं खाली परमिटिविटी कांस्टेंट। एप्सिलेंट को क्या बोलेंगे? परमिटिविटी कांस्टेंट। तो ये है परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम का है, यहां पे एम है। एप्सिलेंट नॉट मतलब परमिटिविटी कांस्टेंट इन वैक्यूम, मतलब ये एप्सिलेंट नॉट का मतलब होगा, एप्सिलेंट नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट इन वैक्यूम। ठीक है, पर एप्सिलॉन नॉट को बोलेंगे परमिटिविटी कांस्टेंट इन वैक्यूम, मतलब निर्वात में विद्युतशीलता। परमिटिविटी को क्या बोलते हैं बेटा? विद्युतशीलता। परमिटिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता। मतलब इसको बोलेंगे निर्वात में विद्युतशीलता। निर्वात में विद्युतशीलता। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब एक आता है एप्सिलेंट आर। इसको बोलते हैं हम लोग बेटा रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। आर है ना, आर का मतलब रिलेटिव। अब ये रिलेटिव क्यों आता है? तो साहब ये मीडियम जैसी आ जाता है तो साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में क्या है? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी मीडियम में जाने से कितने फैक्टर से कम हो गया तो उसके रिलेटिवली कितना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एप्सिलेंट आर। मतलब रिलेटिव, देखो इसको एप्सिलेंट आर, इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। एप्सिलेंट आर को क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, है ना। इसके नीचे लिख लीजिएगा, एप्सिलेंट आर को बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? हाँ, तो बेटा इतना नाम याद करने से मतलब नहीं है, खाली इतना जानिए कि एप्सिलेंट को बोलेंगे परमिटिविटी कांस्टेंट। एप्सिलेंट को क्या बोलेंगे? परमिटिविटी कांस्टेंट। एप्सिलेंट नॉट लग गया तो मतलब परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम, इन वैक्यूम, है ना। एप्सिलेंट एम मिल गया, इसका मतलब परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम। एप्सिलेंट आर मिल गया, इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, है ना। और ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है बेटा कि साहब वैक्यूम में जो हमारा परमिटिविटी कांस्टेंट था तो उसके रिस्पेक्ट में जब हम किसी मीडियम में हम परमिटिविटी कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में
मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम में हमारा रिलेटिव किसी मीडियम में हमारा परमिटिविटी कांस्टेंट का क्या रेशियो है वही आपको बताता है। मतलब अभी हम आपको समझाते हैं, ध्यान से थोड़ा देखना। कहता है क्या कि ध्यान से देख बेटा कि EM चूंकि परमिटिविटी कांस्टेंट इन मीडियम, परमिटिविटी कांस्टेंट इन मीडियम बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अगर हमको चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट, तो रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट क्या होगा? परमिटिविटी कांस्टेंट इन अ मीडियम टू द परमिटिविटी कांस्टेंट इन अ फ्री स्पेस या वैक्यूम। मतलब ये ध्यान से देखिए कि साहब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम की परमिटिविटी कांस्टेंट कितनी है, साहब वही क्या बताता है? रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। क्या बताता है? रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। फिर से कि वैक्यूम मतलब निर्वात के रिस्पेक्ट में, मतलब निर्वात के सापेक्ष में किसी माध्यम की परमिटिविटी कांस्टेंट या विद्युतशीलता कितनी है साहब, या कितनी गुनी है, वही फैक्टर ये होता है। इसीलिए हम बोले थे कि एक फैक्टर है जिससे कम हो जाता है, और वो फैक्टर आपको क्या मिलेगा? एप्सिलॉन आर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एप्सिलॉन आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप फिर से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए मीडियम पे आ जाइए। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए मीडियम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई। अब पहले क्या पढ़ते थे? एप्सिलॉन नॉट ना, अब क्या लिखिएगा? सिंपली एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। काम खत्म काम खत्म। ये m लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? m। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन m जो होगा ये क्या है बेटा? किसी मीडियम पे, किसी मीडियम की होगी, और ये किसी मीडियम के लिए कांस्टेंट वैल्यू होगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए आपको समझ में आया कूलम्ब्स लॉ इन ए मीडियम कि साहब जब भी हम दो चार्जेस को किसी मीडियम में लाते हैं तो वो एक फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है? एप्सिलॉन आर। उसी फैक्टर से क्या होता है बेटा? फोर्स हमारा घट जाता है। तो इससे हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना किसी मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। और इसी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को ही हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, मतलब किसी माध्यम की परमिटिविटी कांस्टेंट। इसलिए डायरेक्टली हम आपको यहां पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ए मीडियम बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा सा एक चीज और देखना है। कहता है क्या कि साहब इस एप्सिलॉन आर को एक और नाम से हम लोग जानते हैं। एप्सिलॉन आर को एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है? तो इसी एप्सिलॉन आर को बेटा हम लोग के नाम से ही जानते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से समझिएगा। इस एप्सिलॉन आर को हम लोग के नाम से भी जानते हैं, और इस के को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं हिंदी में परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? परावैद्युतांक। ये जब आप कैपेसिटर पढ़िएगा बेटा, उस पूरे कैपेसिटर में इस के का बहुत रोल होगा, और ये के प्योरली किस पे डिपेंड करता है बेटा? मीडियम पे डिपेंड करता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन आर को एक और नाम से जानते हैं हम लोग। किस नाम से? के नाम से जानते हैं। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं के को? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहता है क्या कि साहब अगर के को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम बोले हैं तो ध्यान से देखिए फिर से ये वाला, चूंकि ER बराबर हमने क्या पढ़ा? EM बाई E नॉट, यही ना पढ़ा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी किसी मीडियम की, वो क्या होगा कि परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, मतलब किसी माध्यम की वैद्युतशीलता डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बाबू ये ध्यान से देखिए, कहता है
कि साहब इस के को हम लोग अभी नाम से जाने हैं, के को किस नाम से हम लोग बोलते हैं, याद करना है, साथ साथ बोलना है मेरे साथ, तभी आपको याद होगा। क्योंकि सब नया टर्म है तो नया टर्म को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो के को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। अच्छा, अब इस के के बारे में यहीं पे थोड़ा ज्यादा समझना है बेटा, उसके बाद हम लोग इसको कैपेसिटर में तो पढ़ेंगे, लेकिन के बारे में यहां भी समझना है, ठीक है। तो यहां पे अभी आपको लिखवा दे रहे हैं, और इसका मेजर कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था इसका, क्यों ऐसे इसकी वैल्यू इतनी लिखी गई, ये सब का क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा बेटा आपको, जब आप पढ़िएगा कैपेसिटर, तो वहां पे उन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। आइए, लेकिन फिलहाल के लिए देखिए, कहता है कि फॉर वैक्यूम के लिए मतलब निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए मतलब निर्वात के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मान होता है वो क्या होता है बेटा, 1। इसको मोस्ट वीबीआई है बेटा, ये एकदम याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान वैक्यूम में कितना होता है बेटा, 1 होता है। मतलब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा बेटा कि इस ईआर को ही तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं। तो तुम सोचो कि अगर हम वैक्यूम ले लेते हैं तो मीडियम क्या हो जाएगा, वैक्यूम। तो वैक्यूम मीडियम के लिए एप्सिलेंट आर को क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी तो साहब इसका फॉर्मूला 1 वैक्यूम के फॉर्मूला के बराबर होना चाहिए। तो वैक्यूम में फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो तुम सोचो कि अगर हमारा मीडियम ही वैक्यूम हो जाए तो एप्सिलेंट आर का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी साहब वैक्यूम का जो किसी मीडियम में जो फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगने का जो फॉर्मूला है, ये वैक्यूम के बराबर हो जाएगा। कब, जब ER की मान कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। मतलब K का मान कितना हो जाएगा, 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार एक और चीज समझिए जो मोस्ट VBI है कि फॉर कंडक्टर या मेटल, कंडक्टर या मेटल के लिए बेटा जो K का मान होता है बेटा वो होता है इनफाइनाइट। मोस्ट VBI है बेटा, इन सबको याद रखना है। कंडक्टर या मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मान होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो होती है इनफाइनाइट। वो कितनी होती है बेटा, इनफाइनाइट। तो ये दोनों वैल्यू आपको क्या करना है बेटा, याद करना है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो सिंपली आपने अभी तक क्या सीखा कि साहब कुछ नहीं आपने सीखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ मीडियम जो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर, यही होता है किसी वैक्यूम में। और मीडियम में प्रेजेंट होने से एक फैक्टर से क्या हो जाता है बेटा, घट जाता है, इसलिए के फैक्टर से, या के को ही हम लोग बोलते हैं एप्सिलेंट आर, ठीक है। तो एप्सिलेंट आर फैक्टर से क्या होता है बेटा, घट जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, के बराबर एप्सिलेंट एम बाई एप्सिलेंट नॉट। और एप्सिलेंट एम क्या है, एप्सिलेंट नॉट क्या है, के क्या है, ER क्या है, वो सब यहां पे क्या लिखा गया है, हम लोग लिख दिए हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो इतना सा जल्दी से फटाक से बेटा जीरोक्स कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी कीजिए। अब इस हो गया। आइए अब क्या होगा कि बेटा अब हम लोग क्या है, इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। आइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम आपने समझ में आ गया कि साहब हमें बताया है कि साहब जब भी कोई दो चार्जेस किसी मीडियम में आएंगे तो साहब उन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो बल क्या होता है बेटा, कमजोर हो जाता है। और वो कमजोर किससे होता है, तो एक फैक्टर से कमजोर हो जाता है। और वो फैक्टर क्या कहलाता है बेटा, तो वो फैक्टर कहलाता है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या वैद्युतशीलता। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परावैद्युतांक, ठीक है। आई हमने अभी आपको समझाया कि अगर दो चार्जेस के बीच में अगर मीडियम अगर वैक्यूम हो तो के की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन जैसे कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के आने से साहब उसकी के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब अगर आप देखिएगा
कि फॉर कंडक्टर, अगर आप कंडक्टर के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, या मेटल के लिए, कंडक्टर या मेटल के लिए देखिएगा, तो फोर्स जो होगा 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। और कंडक्टर के लिए K का मान कितना होता है बेटा? इन्फिनाइट। तो K की वैल्यू कितनी हो गई? इन्फिनिटी। तो 1/∞ क्या होगा बेटा? 0। तो फोर्स कितना हो गया बेटा आपका? 0। मतलब वो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगने वाला होगा वो क्या होगा बेटा? 0 हो जाएगा। तो इतना एक चीज समझ में आया कि साहब K की जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव है। ध्यान समझ, K की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। और K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और लेस देन क्या है बेटा? इन्फिनिटी है। K की वैल्यू का रेंज ऑफ K, ये क्या है? रेंज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो रेंज है बेटा, वो K की वैल्यू जो होगी साहब 1 से लेके इन्फिनिटी तक ही होगी बेटा। 1 से तो कम नहीं हो सकती है, ये होगी 1 से ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि वैक्यूम के लिए 1 होता है और कोई मीडियम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू K की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी, 1 से कम नहीं होगी। अच्छा, अब तू सोच कि साहब जैसे ही K की वैल्यू 1 से अगर ग्रेटर आ गई, इसका मतलब साहब कि कोई भी मीडियम अगर हम रखेंगे, कोई भी मीडियम अगर यहां पर रखेंगे, तो ये तो कंडक्टर रख दिए तो देखो फोर्स कितना हो जाएगा? 0। लेकिन कोई भी मीडियम रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? घटेगा। किसी फैक्टर से फोर्स घटेगा ना। तो उसी पे लेके हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। इतना समझ में आ गया सर कि मीडियम में आने से फोर्स घट जाता है। तो कह रहे क्या कि इफ क्वेश्चन, इफ 2 चार्जेस, क्वेश्चन समझिएगा बेटा, आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस at some distance, at some distance in medium 1, then force acting between them is 200 न्यूटन। कह रहा है, ध्यान से समझ तो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 2 चार्जेज आर सेपरेटेड एट सम मीडियम एट सम डिस्टेंस, मतलब 2 चार्जेज है जो कि किसी दूरी पे क्या हो गए? रखे गए हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 2 चार्जेज हैं, एक है Q1 और क्या है? एक Q2 है, और किसी सेपरेशन पे रखे गए हैं। तो मान ले वो सेपरेशन क्या है? R है। और ये किस में है? ये तब है जब मीडियम 1 है तब। तो जब मीडियम 1 में ये दोनों चार्जेस रखे गए हैं, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है Q1 Q2 पे इधर की ओर, और Q2 इस Q1 पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बेटा 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेट सपोज लग रहा है। लेकिन कह रहे क्या? बट देन फाइंड the force between these charges if placed in medium 2। if K1 is to K2 is equals to 1:2। ध्यान से देखते हैं, इतना तक समझ में आ गया कि 2 चार्जेस Q1 और Q2 किसी r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, तब उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन, और बशर्ते मीडियम प्रेजेंट है यहाँ पे 1। लेकिन कह रहे क्या कि जब इन्हीं दोनों चार्जेस को बेटा Q1
और Q2, इन्हीं दोनों चार्जेस को अगर हम रख दें मीडियम 2 में, किस में रख दें बेटा, मीडियम जब 2 में रख देंगे तब साहब इनमें तो फोर्स लगेगा, लेकिन अब जो फोर्स लगेगा बेटा वो हो जाएगा F डैश, और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर की ओर F डैश से। बोल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, तो हाँ लगाएगा। तो कह रहे क्या कि जब मीडियम 2 में जब आएगा रखा जाएगा तब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 है और इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है। इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 अगर मानते हैं तो क्वेश्चन में ही उन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है बेटा, 1:2 दिया हुआ है। मतलब आप ध्यान से देखिए, आप लिखिएगा F बराबर, तो F बराबर क्या लिखिएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1, ये लिखेगा ना, Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। जबकि F डैश आप क्या लिखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, यही ना रखिएगा। तो एक काम कीजिए, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो F बाई F डैश, ये काम करो ना, इसको F1 मान लो और इसको मान लो बेटा F2, है ना, लिखने में मजा आएगा। इसको F1 मान लो और इसको F2 मान लो, तो ये F1 बाई F2, ठीक है, F1 बाई F2, इन दोनों का रेशियो ले लो। तो सोचो क्या कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये दोनों तो कट गए। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर भी है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/K1 आ जाएगा 1/K1 बाई 1/K2, या इसको और कायदे से लिखिएगा तो F1 बाई F2, नीचे दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, हाँ दिखाई दे रहा है, F1 बाई F2 बराबर K2 ऊपर चला जाएगा और K1 नीचे आ जाएगा। अब यही तो रिलेशन आ गया बेटा, ये एक तरीके से ये रिलेशन है बेटा, है ना, कि कुछ नहीं, F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू K2 बाई K1, काम खत्म, या F1 इंटू K1 बराबर F2 इंटू K2, ये रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट निकाल लीजिए। कैसे, तो ध्यान से देखिए, अगर इतना पता चल गया तो लिखिए, F1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 200 बाई F2 बराबर K2 की वैल्यू कितनी है, तो यहां से आपको दिया हुआ है K1 इज टू K2 इज इक्वल टू 1:2, तो या K2 बाई K1 उल्टा कर दो तो क्या होगा, 2/1, तो यहाँ पे K2 बाई K1, तो K2 बाई K1 कितना हो जाएगा, 2, या F2 बराबर कितना हो जाएगा, 200/2 बराबर 100 न्यूटन। ये अपना क्या मिल गया, आंसर। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से हम लोग को पता है कि साहब मीडियम में आने से साहब वो फैक्टर क्या है, K1 के फैक्टर से कम हो जाते हैं, तो काम खत्म कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये था बेटा कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। आइए, अब हम लोग थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों का वितरण। क्या लिखेंगे हिंदी में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब आवेशों का वितरण। मतलब
आवेश जो होते हैं, मतलब जो चार्ज होते हैं बेटा, वो अगर जैसे आप किसी कंडक्टर पे रखिएगा, किसी कंडक्टर पे अगर चार्ज रखिएगा तो साहब वो जो चार्ज होगा वो पूरे कंडक्टर पे फैल जाएगा, वो पूरे कंडक्टर पे फैल जाएगा। जैसे अगर आपने कोई मेटल ले लीजिए, अगर उस मेटल में कहीं एक जगह से भी अगर मतलब कहीं से करंट का सप्लाई आ रहा है, कहीं एक जगह पे करंट मतलब वो टच किया हुआ है, मतलब नंगे तार को वो एक जगह कहीं टच किया हुआ है, मतलब माने कि ये कंडक्टर है, लोहा का रॉड है, और सिंपली एक जगह पे ये अगर चार्ज यहाँ रखेंगे, है ना, या यहाँ पे करंट की सप्लाई देंगे, तो तुम सोचो होगा क्या कि इस पूरे पे चार्ज फैल जाता है। और आप यहाँ छुइए, यहाँ छुइए, यहाँ छुइए, यहाँ छुइए, कहीं भी छुइएगा बेटा तो आपको करंट लगता है। करंट लगने का मतलब चार्ज फ्लो होने लगते हैं आप बॉडी के अंदर, इसलिए साहब आपको क्या होता है, एक अजीब सा एहसास होता है। ठीक है, तो वही पढ़ना है हम लोग को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ने वाले बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब आवेशों का वितरण। तो साहब ये जो आवेश को वितरित किया जाता है, बैठाया जाता है, फैलाया जाता है ना, तो साहब ये करीबन 3 प्रकार के किए जाते हैं हम लोग का, जनरली 3 प्रकार के किए जाते हैं। वो सबसे पहला है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ना है बेटा हम लोग को, सबसे पहले पढ़ना है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग सबसे पहले, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे रेखीय आवेशों का वितरण। क्या पढ़ेंगे, लीनियर का मतलब रेखीय आवेशों का वितरण, हिंदी में लिख लेंगे रेखीय आवेशों का वितरण। अब ये रेखीय आवेशों का वितरण या लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझें। कहता है क्या कि मान लो कि एक रॉड है, क्या है बेटा, एक रॉड है, ये क्या है, एक रॉड है। अब इस रॉड पे आप मान लीजिए कि ऐसे 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 आप चार्ज दे दिए, चार्ज दे दिए। अब इस पे जो चार्ज आप दिए हैं वो है बेटा लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, या छोड़िए, मान लीजिए कि आप क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे दिए, तो जैसी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पे दीजिएगा, और मान लीजिए कि इस रॉड की लंबाई क्या है, लेंथ L है, ठीक है। तो हम क्या देखें कि जैसे ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, क्यू प्लस में है तो प्लस वाला हो जाएगा, माइनस में होगा तो माइनस वाला बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या देखें कि जैसे ही क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस रॉड पे हम दिए, ये क्या है, एक रॉड है हमारा कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। तो इस कंडक्टिंग रॉड पे जैसे ही हमने चार्ज को दिया, कंडक्टिंग होगा तभी बेटा, नॉन कंडक्टर होगा तो नहीं। तो कंडक्टिंग रॉड पे जैसे ही हम चार्ज दिए तो देखे क्या कि साहब ये जो चार्जवा है ये यहां से लेके वहां तक पूरे रॉड पे फैल गया। तो जो ये फैला, तो ये कैसे फैला, एक स्ट्रेट लाइन में, कोई जरूरी नहीं है कि अगर लाइन स्ट्रेट होगा तो स्ट्रेट में होगा। ये अगर आप चार्ज ऐसे भी दीजिएगा, इस पे भी अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दीजिएगा तो साहब ये चार्ज पूरे अगर कंडक्टर होगा तो साहब ऐसे 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 क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक रेखा, ये क्या है, एक रेखा है, तो एक रेखा पे, एक लाइन पे ये चार्ज क्या हो जाते हैं बेटा, फैल जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, LINE, हम स्ट्रेट लाइन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बेटा स्ट्रेट लाइन ही हो, है ना, कोई रॉड ही हो, रॉड स्ट्रेट ही हो, है ना, रॉड ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है। इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड along a line then it is called linear distribution ऑफ चार्ज।
और एक होता है बेटा डेंसिटी, है ना, चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एक नया चीज मिलेगा आपको, चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब हिंदी में होता है बेटा घनत्व, और ये घनत्व का मतलब होता है कि अगर हम बोलें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम लोग क्या बोले बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब होता है बेटा इकाई लेंथ में। मतलब ध्यान से देखो कि मान लो कि यहां से यहां तक अगर हम माने कि 10 मीटर का एक वायर है, ठीक है, कितना है, 10 मीटर का वायर है। इस 10 मीटर पे अगर हम लोग 50 कूलम का चार्ज दिए हुए हैं, कितना कूलम का, 50 कूलम का चार्ज, तो ये 50 कूलम का चार्ज इस पूरे रॉड पे ऐसे 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 क्या हो गया बेटा, फैल गया। तो हम बोलेंगे कि इकाई लेंथ में, कोई भी इकाई लेंथ में, यूनिट लेंथ में, मतलब इकाई लेंथ में कितना चार्ज होगा, इकाई लेंथ में कितना चार्ज होगा, विद्यमान होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेंसिटी। उसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे साहब, अभी समझाएंगे, अभी लिखवाएंगे, लेकिन समझिए कि इफ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, अगर चार्जेस को किसी लाइन पे, रेखा पे अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वितरित किया जाता है, वितरित होते हैं, देन इट इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब रेखीय आवेशों का वितरण, अगर हम वितरण हम लोग बोलते हैं। और एक होता है डेंसिटी, एंड इसी में लिख देंगे, एंड डेंसिटी इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। और उस डेंसिटी को, मतलब यूनिट लेंथ में कितने चार्ज हैं, उसी को बोलते हैं डेंसिटी। और उस डेंसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। मतलब आप ध्यान से समझिए, अगर हम आपसे बोलें कि साहब लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब रेखीय आवेशों का घनत्व, इसका हिंदी क्या होगा, रेखीय आवेशों का घनत्व कितना होगा। तो उस लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं, हमेशा याद रखिएगा इस सिंबल को बेटा, उसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, और इसको हम लोग पढ़ते हैं लैम्डा। क्या पढ़ते हैं बेटा, लैम्डा। तो कहते हैं कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा। और लैम्डा का मान क्या होगा, तो अभी आपको बताए कि चार्जेज डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRI ब्यूटेड पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई लेंथ में कितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, फैले हुए होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे उसको, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब रेखीय आवेशों का घनत्व। क्या बोलेंगे उसको, रेखीय आवेशों का घनत्व। तो वो क्या होगा, लैम्डा बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। का मतलब होगा कि बोलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कितना चार्ज दिए हैं, तो बेटा टोटल द क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ने इस पे हम लोग दिए हैं, कितना दिए हैं, टोटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिए हैं। और यही क्यू नहीं पूरे रॉड पे फैल गया है, तो टोटल हमारे पास चार्ज तो सर क्यूए था, और ये किस लेंथ में फैला हुआ है, एल लेंथ में। तो साहब लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, Q बाई एल, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इसका इकाई मतलब मात्रक, मतलब जो यूनिट होगा वो यूनिट कितना होगा, तो वो यूनिट होगा बेटा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मतलब जो लैम्डा का यूनिट भी होगा वो होगा कूलम्ब पर मीटर। बाबू हम लोग को ऐसे नहीं पता चलता है कि साहब ये लीनियर डेंसिटी है, कि साहब वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है या सरफेस डेंसिटी है, हम लोग को नहीं पता चलता है। वो कहां से पता चलता है, तो यूनिट से। अगर कूलम्ब पर मीटर दिया हुआ है तो इकाई लेंथ हो गया ना, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो यूनिट लेंथ में फैला हुआ है, तो इसलिए लैम्डा है। इसका मतलब समझ जाएंगे ऐसा वो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज है। लेकिन अगर यहीं पे दे दे कि कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि साहब ये जो चार्ज जो फैला हुआ है ये कहां फैला हुआ है, तो सरफेस पे, मतलब पृष्ठ पे, है ना, मतलब किसी क्षेत्रफल में फैला हुआ होगा। तो वही हम लोग सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ने वाले हैं
जो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हम लोग अभी पढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इतना लिखिए बेटा, जल्दी से लिखिए इसको। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग, हो गया। आइए सेकंड हम लोग पढ़ेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं पृष्ठ आवेशों का वितरण। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में लिख ले बेटा। सरफेस का मतलब हिंदी में होता है पृष्ठ, तो पृष्ठ आवेशों का वितरण, पृष्ठ आवेशों का वितरण। अच्छा, ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है? तो मान लो कि साहब ये एक सरफेस है, सतह है, और इस सतह पे आप टोटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे दिए, तो इस चार्जवा जो होगा इस पूरे सतह पे ऐसे 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 क्या होगा बेटा? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा क्या है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। और मान लो कि इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो अगर मान लेते हैं ए, तो ध्यान से देखो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या लिखेंगे? लिखेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड equally in area is called surface density। नहीं ना बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, surface distribution of charge is called surface distribution of charge। मतलब क्या लिखा गया? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन अ एरिया इज कॉल्ड सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब अगर आवेशों का वितरण, किसी आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण समान रूप से किसी क्षेत्रफल में हो, आवेशों का वितरण समान रूप से किसी क्षेत्रफल में हो, तो उसे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों का पृष्ठ वितरण कहते हैं। आवेशों का क्या बोलेंगे? पृष्ठ वितरण उसको बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में आता है बेटा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, एंड यहीं पे लिख देंगे एंड डेंसिटी ऑफ चार्ज, और जो चार्ज का जो घनत्व होगा इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब ये सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है बेटा? तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज को किसे दिखाते हैं? लैम्डा से। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम लोग दिखाएंगे, तो लिखेंगे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे बेटा? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज को हम दिखाएंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा। मतलब ये जो 6 लिखते हैं ना बेटा, ऐसे 6, इसी 6 को आपको क्या करना है? थोड़ा सा हैंगर घुमा देना है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। इसका एक सिंबल है, ये सिंबल का नाम होता है सिग्मा, है ना? और सिग्मा को क्या बोलेंगे? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। आइए, तो सिग्मा बराबर क्या होगा? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ
पर यूनिट एरिया, मतलब इकाई क्षेत्रफल में जितने चार्ज, जितने आवेश फैले होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो तुम सोचो कि साहब इसका यूनिट क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा, या सिग्मा बराबर कितना चार्ज था बेटा, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिए हैं, और इसका एरिया कितना है, ए है, तो बाई में क्या डाल देंगे, ए। तो तुम सोचो इसी को बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। और इसका अगर यूनिट देखेगा इकाई, मतलब सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का यूनिट मतलब इकाई कितना होता है, तो साहब चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए इस यूनिट से आपको पहचानना है कि साहब जैसे आपको सिंपल दे दिया गया द चार्ज डेंसिटी इज 10 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, तो साहब आपको समझना पड़ेगा यहीं से, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, वो नहीं बोलेगा। आपको खाली इसी यूनिट से आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मतलब ये कहाँ फैला होगा बेटा, एरिया में, क्षेत्रफल में फैला होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइए जल्दी लिखिए इसको। नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाला पढ़ेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन आवेश का वितरण। थर्ड नंबर पॉइंट, चलिए हम लोग पढ़ेंगे बेटा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। क्या बोलते हैं इसको, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, आयतन आवेशों का वितरण ऐसे ही बोल सकते हैं। आइए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन अ, अब जैसे ध्यान से देखिए बेटा, मान लो कि एक वो स्फीयर कोनो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, एक स्फीयर, SPHERE। इस स्फीयर में हमने चार्ज दिया Q, और ये चार्ज इसके पूरे मान लो कि वॉल्यूम में फैल गया है। ठीक है, चार्ज कहाँ फैला हुआ है, इसके पूरे वॉल्यूम में। कहाँ बेटा, वॉल्यूम में फैला हुआ है ना। तो साहब इस पूरे वॉल्यूम में अगर फैला हुआ है तब उसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, आयतन आवेशों का वितरण। अब उसका डिफिनीशन अगर आप देखिएगा तो डिफिनीशन में क्या लिखिएगा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन अ वॉल्यूम इज कॉल्ड volumetric distribution of charge, and the density of the charge is called volumetric density of charge। बोलो कोई दिक्कत नहीं, सेम वही चीज है। अब यहां पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे बेटा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज को किसे दिखाते हैं बेटा, रो से। इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको, रो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे, रो। अच्छा, तो साहब तो रो बराबर क्या हो जाएगा, तो रो बराबर होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, VOLUME। यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज फैला होगा वो क्या होगा, मानिए कि इसका वॉल्यूम अगर V है ना, आयतन उसका V है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है बेटा, क्यूब। तो साहब जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब जो रो आपको आता है वो क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर क्यूब, है ना। तो यूनिट से समझ लेना, बार बार करके यूनिट से समझ लीजिएगा, वो आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जल्दी कीजिए,
अब इस पर एक न्यूमेरिकल बना लेंगे। ये थर्ड नंबर पॉइंट है बेटा, थर्ड नंबर पॉइंट, ठीक है। यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बेटा, है ना। अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप ध्यान से देखेंगे। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे बेटा, समझिए, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? तो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण आप फोर्स निकाल पा रहे थे। लेकिन अगर मान लो कि अगर ऐसे चार्जेस दे दिए गए हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दे दिए गए हैं, अब इसके कारण अगर हमको किसी चार्ज पे अगर फोर्स निकालना हो, बल निकालना हो, तब कैसे निकालेंगे? उसी सब टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, हेडिंग डाल लीजिए, आज अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बेटा, वो आपके कॉन्सेप्ट को निखारेगा, है ना। क्योंकि बहुत बार आपको डाउट रह जाएगा, अगर आज का लेक्चर ये जो भी पढ़ाने वाले हैं, अगर इसको आप सही ढंग से कायदे से अगर नहीं कर पाइएगा तो बेटा क्या होगा कि आपको आजीवन डाउट हो जाएगा। किसमें? तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए। कहां पे डिफरेंशिएशन करें, कहां पे इंटीग्रेट करें साहब, ऐसे ऐसे, और कैसे इंटीग्रेट करें, कैसे इंटीग्रेशन में भी जोड़े, किधर क्यों इंटीग्रेट करें, किधर डिफरेंशिएट करें, वो सब चीज एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पे क्वेश्चन के माध्यम से मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, तो इसको हम लोग हेडिंग डालेंगे इंटीग्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल। इसको बड़ा कायदे से पढ़िएगा बेटा, है ना। इंटीग्रेशन वगैरह तो आप लोगों को बता दिया गया है ना। आइए, कहता है क्या कि हम आपको क्वेश्चन लेते हैं बेटा। कहते हैं कि मान लो कि एक रॉड है, और इस रॉड की लंबाई मान लीजिए आपको L दिया हुआ है। इस रॉड की लंबाई कितनी दी गई है बेटा? L लेंथ का रॉड दिया गया है, और इस रॉड पे कह रहा है कि सर ऐसे एक चार्ज दिया गया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, और ये पॉजिटिव चार्ज देने से ये पूरा का पूरा चार्ज इस रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। बोलो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, चार्ज मत दो, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी ही दिया हुआ है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। ये आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया है। कह रहे क्या कि द चार्जेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रॉड हुज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। अब ये लैम्डा 2 कूलम्ब पर मीटर, 10 कूलम्ब पर मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू में ले सकते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट लैम्डा ही लेके चल पा रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि इस रॉड से यहां से A दूरी पे एक चार्ज है बेटा Q, ठीक है। तो कह रहा है कि इस रॉड के कारण इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, वही हमको निकालना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along a conducting rod have density lambda coulomb per meter, then find the force on a point charge Q पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन देखो क्या किया है, कह रहे हैं क्या चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ कंडक्टिंग रॉड हैव डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। मतलब एक रॉड है, इस रॉड पे चार्ज दिया गया है बेटा, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर का चार्ज दिया गया है, और इस रॉड से A मीटर की दूरी पे, मतलब कुछ भी A लेंथ पे एक
पॉइंट चार्ज रखा गया है Q, स्मॉल q, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो कह रहा है क्या कि इस रॉड के कारण इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वही हमको निकालना है। तो बेटा घबराना नहीं है। अब तुम यहां से ध्यान से देखो, क्या आपको अब चार्ज यहाँ पे 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 क्या सभी जगह चार्जेस हैं? तो हाँ सभी जगह चार्जेस हैं। अब इन सभी चार्जेस के कारण इस पे फोर्स निकालना है। तो हाँ ये भी बात है सर। तो तुम सोचो कि हम लोग तो ऐसा अभी तक निकाल नहीं पाए थे। हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे सर, एगो चार्ज यहाँ एगो चार्ज है जा, तो इन दोनों के बीच की दूरी r तक के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, आंसर यही कर लेते थे बेटा। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि आप सोचो कि आपको आता क्या है, आपको आता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के कारण फोर्स निकालना। ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण आपको फोर्स निकालने नहीं आता है। कूलम्ब्स लॉ भी बताया था कि दो चार्जेज r डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे तो उनमें फोर्स है बराबर के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लग जाएगा, दैट्स इट, काम खत्म। अब तो इसे आ गया, अब कैसे निकाले? तो उसका एक तरीका है, क्या याद करेंगे? मैथ। मैथ दरवाजा ठकठका रहा है और मैथ के साथ इंटीग्रेशन आया है आपके साथ। वो इंटीग्रेशन कह रहा है कि साहब करना कुछ नहीं है ना। ध्यान से देखिए, एक काम करो बेटे, क्वेश्चन उतार लो, है ना, क्वेश्चन उतार लो, हम सॉल्यूशन इसी में बनाएंगे। आप एक अलग डायग्राम फिर से बनाइएगा जिसमें सॉल्यूशन बनाएगा। इतना हो गया, क्वेश्चन हो गया। आइए आपको एक नया डायग्राम बनाना है, उस नए डायग्राम पे बनाइएगा। अब ध्यान से देख बेटा, क्वेश्चन को ब्लैक कलर से रहने देते हैं, ठीक है। आइए हमको क्या करना है, हमको इस पे चार्ज निकालना है। अच्छा, क्या हम ये मान सकते हैं कि साहब इस पूरे रॉड पे ऐसे चार्ज फैला हुआ है, तो इस पूरे रॉड को हम बहुत छोटे 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 छोटे, मतलब अगर ऐसे रॉड है इसको अगर काटेंगे तो ये पॉइंट 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 के रूप में नहीं मिल जाएगा। तो इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि सर काटेंगे बहुत छोटा छोटा, डीएल लेंथ का। तो डीएल क्या है? बहुत छोटा होता है। डीएल क्या है? बहुत छोटा लेंथ। तो तुम सोचो कि अगर हम इसको काटना चालू कर दें तो एक जो छोटा सा जो लेंथ मिलेगा वो डीएल लेंथ मिलेगा, और वो जो डीएल लेंथ मिलेगा वो क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो बहुत छोटा तो क्या मान सकते हैं? उसको पॉइंट नहीं मान सकते हैं। तो हाँ सर पॉइंट तो मान सकते हैं। तो एक काम कर, आपको करना क्या है कि इस पूरे रॉड को आप मान लो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हो तो उस पॉइंट पे जितने चार्ज होंगे वो चार्ज हो जाएंगे DQ, छोटा सा चार्ज हो जाएगा, मान सकते हैं। और DQ क्या हो गया? एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा। कैसे? तो देखेंगे, मतलब इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे बेटा, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा पॉइंट चार्ज में, तब हमको बन पाएगा। आइए क्या करेंगे कि जिस पे फोर्स निकालना है वहां से कोई भी एक x डिस्टेंस ले लेंगे, मतलब यहां से कोई भी x पे जाके, x दूरी पे जाके एक dx थिकनेस का एक रॉड काट लेंगे। x पे जाके dx थिकनेस का एक रॉड काट लेंगे। काट लिया। अब तुम सोचो इस रॉड की लंबाई कितनी हो जाएगी? dl लेंथ हो जाएगी। तो हाँ सर हो जाएगी। और इस dl लेंथ पे जो चार्ज मिलेगा वो बड़का चार्ज मिलेगा कि छोटका चार्ज मिलेगा? तो सर छोटा सा चार्ज मिलेगा, dq। तो हाँ dq मिल गया। तो हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि इस dq का मान कितना होगा वो हमें निकालना है। इस dq का मान कितना होगा बेटा वो हमें निकालना है। तो आओ, तो सबसे पहले इस dq के बारे में देखो। तो dq बराबर क्या हो जाएगा? तो तुम सोचो कि क्या है कि यूनिट लेंथ में लैम्डा कूलम चार्ज है, तो डीएल लेंथ में कितना कूलम चार्ज होगा? मतलब हम बोले कि 1 रुपया में 100 किलो आम मिल रहा है, अभी आम का दिन भी है, कि 1 रुपया में, ये तो गड़बड़ा गया नहीं, 100 रुपया में नहीं, 1 केजी आम 100 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, अब ठीक है। तो हम आपको बोले कि सर 5 किलो आम कै रुपये में मिलेगा? तो गुना कर दें 100 गुने 5 से 500 रुपये में मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हाँ, तो तुम सोचो कि ई क्या बता रहा है? ई ऑलरेडी बता रहा है कि सर इकाई लेंथ में, मतलब यूनिट लेंथ में लैम्डा कूलम चार्ज भरा हुआ है। तो यहां पर टोटल लेंथ कितना है? डीएल लेंथ जो हमने माना है। तो डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा?
तो ऐसे लिखेंगे, ध्यान से, चूंकि यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो क्या है, लैम्डा है, इसलिए कितना लेंथ में, डीएल लेंथ में जो चार्ज होगा कितना होगा, लैम्डा इंटू डीएल, और यही कितना हो जाएगा, डीक्यू के बराबर। बात समझ में आ गई, पक्का? तो ध्यान से देखिए, तो डीक्यू बराबर क्या है कि साहब जो लेंथ है उस लेंथ में लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा डीक्यू का मान, तो मतलब लैम्डा इंटू डीएल। तो ये हो गया हमारा डीक्यू सर, निकल गया। अब सोच, अब एक पॉइंट चार्ज यहां पे और एक पॉइंट चार्ज यहां पे, और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी कितनी हो गई, x। तो ध्यान से देखो, अब एक चार्ज होगा यहां पे dq और एक चार्ज हो गया यहां पे q, और इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी हो गई बेटा, x। तो हमें तो इस पे फोर्स निकालना है ना, तो ई dq इस पे जो फोर्स लगाएगा इधर की ओर रिपेल करेगा। तो तुम सोचो इस dq का dq छोटा सा, इस dq के कारण इस q पे जो फोर्स लगेगा वो बहुत बड़ा लगेगा कि बहुत छोटा लगेगा, तो सर एकदम जरी से ऊ करके लग जाएगा, मतलब सर एकदम छोटा सा फोर्स df लगेगा, छोटका फोर्स लग जाएगा df। बोल लग गया? तो हाँ सर df लग गया। अब हम आपसे पूछेंगे कि बेटा इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद तो अपने आप बन जाएगा, लेकिन यहां तक समझ में आना चाहिए। हमने सबसे पहले क्या किया कि यहां से कोई भी x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक, ओहो dx थिकनेस तो माना ही है, तो इसका लेंथ dl क्या है मानना है, इसको dx ही मान लो, नहीं तो यहां पे dx हो जाएगा। नहीं आई, हमने क्या माना कि साहब यहां से कोई भी x डिस्टेंस पे जाके dx थिकनेस का, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होगी dx, और चौड़ाई कितना, बहुत छोटा मतलब पॉइंट होगा, तो इस dx थिकनेस का एक पॉइंट चार्ज माना, और इस dx थिकनेस में जो चार्ज होगा वो बहुत छोटा चार्ज होगा, बहुत कम चार्ज होगा, और कम चार्ज को हम लोग नाम क्या दे दिए बेटा, dq। क्या नाम दे दिए, dq। अब तुम सोचो हमारा मेन मकसद क्या है कि सर अगर ये dq निकल जाए तो काम बन जाए, क्या है कि साहब dq बराबर कितना होगा, तो लैम्डा इंटू dx। क्यों? क्योंकि साहब यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यूनिट लेंथ में लैम्डा कूलम चार्ज है, इसलिए साहब इसलिए dx लेंथ में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो dx लेंथ में चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, मतलब लैम्डा से dx को मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, अब हम फायदा क्या हो गया dq मानने से, एक dq यहाँ पे और एक चार्ज यहाँ पे, तो अब इन dq इस q पे क्या फोर्स लगाएगा, तो ये dq छोटा सा चार्ज है, और छोटा सा चार्ज इस dq पे फोर्स कितना लगाएगा, बहुत कम ही लगाएगा, तो साहब इस पे जो फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, df। अब हम आपसे पूछे कि बाबू बेटा रे इस df का मान तनी बताओ, तो फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो q1 क्या है, dq, तो q1 और q2 क्या है, q बाई r का स्क्वायर। तो r क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी x का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq का मान बेटा यहां पे दिया हुआ लैम्डा इंटू dx। क्या लिखे देंगे, लैम्डा dx q बाई एक्स स्क्वायर। इसको और थोड़ा सजा के लिख लीजिए, या df बराबर हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा कांस्टेंट ही है, q कांस्टेंट ही है, तो हो जाएगा dx बाई एक्स का स्क्वायर। यही ना हो जाएगा, तो हाँ सर यही हो जाएगा। अब बाबू तुम ध्यान से देखो, कह रहा है यहां पे जो फोर्स है वो क्या है साहब, बहुत छोटा सा फोर्स है, हमें फोर्स किसके कारण चाहिए, तो सर हमें तो खाली एक कारण थोड़े चाहिए, हमें तो यहां से लेके यहां तक चार्ज भरा हुआ है, तो ये पूरे चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना लगेगा, हम तो टोटल फोर्स चाहिए ना। अब सोच बेटा, छोटे से के लिए आता है, अब पूरा के लिए करना होगा, मतलब बड़का चाहिए, तो छोटका को बड़का बनाने का तरीका मैथ में क्या है, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो बाबू
अब यहीं पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आजीवन याद किए रहिएगा बेटा। कभी भी पूरा 12th क्लास में या 11th क्लास में कभी भी भटकने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन कैसे करें, कहां पे कंपोनेंट में ब्रेक करें और कहां पे कंपोनेंट में ब्रेक, फोर्स को कंपोनेंट को ब्रेक करे या नहीं करे, वो चीज अब हमको बता रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, हम आपको बताने वाले हैं, समझिएगा कि इस DQ के कारण इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर ही लग रहा है। अच्छा, उसके जस्ट बाद वाला कोई भी DQ चार्ज लेते हैं, इसके कारण भी इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर ही। और कोई चार्ज, उसके कारण भी फोर्स इधर ही। मतलब जितने सारे पॉइंट चार्ज हैं, इन सबका लाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस क्या है, सेम ही है। तो फोर्सेज, सबका सब फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, सबका सब फोर्सेस क्या लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब अगर सारे फोर्सेस के कारण डायरेक्शन जो होगा अगर सेम होगा तो बाबू आपको कंपोनेंट में फोर्स को, इस DF को कंपोनेंट में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हर एक पॉइंट चार्ज के कारण अगर फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग होगा तो साहब जो फोर्स DF आएगा उसको भी कंपोनेंट में ब्रेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। और नहीं ब्रेक करके डायरेक्ट मार दीजिएगा बेटा तो आप लुढ़क जाइएगा, क्या हो जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए यहां पे तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी चार्जेस का कारण जो फोर्स लग रहा है इस Q पे वो एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है। इसलिए हम इस DF को क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि DF यहां पे छोटा है, हमको बड़का फोर्स चाहिए। तो तुम सोचो कि DF, तुम सोचो हम बोले कि DF बराबर यहां पे क्या है, 1/4 मतलब लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई एक्स स्क्वायर। तो सोचो कि हमको बड़ा बनाना है तो इसको क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट के साथ साथ एक और चीज चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, लिमिट। अब लिमिट क्या है तो ध्यान से देखिए, हमको चाहिए बेटा किस चार्ज के कारण फोर्स इस पे चाहिए, तो हमको यहां से लेके यहां तक वाले चार्जेस के कारण इस पे फोर्स चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि, तो सोचो कि चार्जेस कहां से कहां तक फैले हुए, यहां से लेके यहां तक। अब तुम सोचो कि यहां पे वेरिएबल क्या माने हुए हैं, x, मतलब x का ही लिमिट चलेगा। तो आओ, x कहां से माना गया है, यहां से। ध्यान समझिएगा, x ही ना वेरिएबल है। अब तुम सोचो x का लिमिट कहां से कहां तक चलेगा, तो हमको तो फोर्स निकालना है ना, इतने ही रॉड के कारण ना फोर्स निकालना है। तो सोचो x कहां से कहां तक आएगा, तो x की वैल्यू, इधर तो कहीं रॉड है नहीं, चलते 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 यहां पे आए तो यहां पे x का मान कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी a। तो पहला जो लिमिट हो जाएगा यहां पे x बराबर a हो जाएगा। फिर यहीं से आगे बढ़िए, बढ़ते 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 यहां तक, मतलब हमको यहां से लेके यहां तक चाहिए। तो यहां पे x का लिमिट क्या होगा बेटा, x बराबर a हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है a, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहां से यहां तक की दूरी l, और यहां से यहां तक की दूरी a। मतलब x कहां से लेते हैं, x से ही ना, Q से ही ना। तो Q से x का मान यहां पे कितना हो जाएगा, तो यहां पे x का मान हो जाएगा a प्लस l। बोल बेटा, यहां पे मान हो जाएगा x बराबर a और यहां पे मान हो जाएगा x बराबर a प्लस l। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए लोअर लिमिट हो जाएगा x बराबर a से लेके a प्लस l तक। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, काम खत्म, 0 से लेके f तक। ये df का इंटीग्रेशन f लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स। कितना होता है बेटा, -1 बाई एक्स। ये आपको आना चाहिए। तो इसका लिमिट a से लेके a प्लस l तक, या f बराबर लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका लिमिट, तो अगर माइनस है ऑलरेडी पहले से, तो आपको क्या पढ़ना है, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। अगर ऑलरेडी पहले माइनस का साइन है अंदर में, तो आपको पहले लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लेना है। तो लोअर लिमिट x का वैल्यू a माइनस अपर लिमिट x का वैल्यू a प्लस l। ये क्या हो गया आपका आंसर। अब कहोगे साहब 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा,
तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x के पावर -2 इंटू डी एक्स। इसको ऊपर लेके जाइए, इतना लिखेगा तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 बाई n+1। तो कितना हो जाएगा, x के पावर -1 बाई -1, ये हो जाएगा -1/x। बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो ये आप अपना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से, ये आपका सॉल्यूशन है बेटा, इसको आप राइट डाउन कीजिए, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए, एक न्यूमेरिकल और बता देते हैं, मजा आ जाएगा। समझ में आ गया, शाबाश। ऐसे ही अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इंक डाल लेने दीजिए। ऐसे ही बेटा अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं वो आप मान लीजिए कि साहब आपके पास दिया हुआ है एक हेमीस्फीयर। क्या दिया हुआ है बेटा, हेमीस्फीयर। मतलब एस्फीयर का मतलब गोला होता है ना, गोला को दो बराबर भाग में बांट दीजिए तो एक भाग उसका कहलाता है हेमीस्फीयर। मतलब ध्यान से देखिए, हेमीस्फीयर क्या लीजिएगा, एक रिंग ले लीजिए, सेमी सर्कुलर रिंग। क्या ले लीजिए, सेमी सर्कुलर रिंग। मतलब रिंग जो होता है ना, ध्यान से देखिए, ये रिंग हो गया, इस रिंग का बेटा अधिया, ठीक है, ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर रिंग। अब इस रिंग का ये हो गया सेंटर, और ये हो गया इसकी रेडियस, ठीक है। और इस रिंग पे आपको चार्ज दिया गया है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। तो ये चार्ज आपको ऐसे 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 इस पे क्या हो गया बेटा, फैल गया है, ठीक है। इस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे एक चार्ज स्मॉल क्यू यहां पर रखा गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q placed at the center of semi-circular ring। मतलब इस सेमी सर्कुलर रिंग के जो सेंटर है, इस सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है Q, स्मॉल Q पॉइंट चार्ज है, उस पे कितना फोर्स लगेगा यही आपको बताना है बेटा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, सर ये तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा है। ध्यान से देखिए कैसे। आपको क्या करना है बेटा कि आप एक नया डायग्राम बना लीजिए, हम मिटा रहे हैं क्वेश्चन को। आप एक फिर से एक नया डायग्राम बना लीजिए, और नया डायग्राम बनाने के बाद अब तो आपको इतना पता चल गया कि सर कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सर हमको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है। कूलम्ब्स लॉ दो पॉइंट चार्जेस के बीच में डील करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या करना है, ध्यान से समझिए, सेंटर से ही, सेंटर से किसी थीटा एंगल पे जाके, किसी थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेंगे डी थीटा का, डी थीटा का एक स्ट्रिप काट लेंगे, और इस डी थीटा के स्ट्रिप में जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, डी क्यू। और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो मान लीजिए आप डीएल। क्या लेंथ हो जाएगी, डीएल, ये छोटा सा।
तो आप सोचो कि आपको हम पढ़ाए थे कभी आर्क लेंथ के बारे में। अगर ये थीटा है, ये आर है, तो ये जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द आर्क, एल बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा। यही ना होता है बेटा, लेंथ ऑफ द आर्क कितना होता है, एल बराबर आर इंटू थीटा, एल बराबर आर इंटू थीटा, एल बराबर आर इंटू थीटा। क्या आपको याद है? तो हाँ सर याद है। तो तुम सोचो कि साहब इस आर्क में एंगल कितना है, आर्क का एंगल कितना है, थीटा ना डी थीटा। इस आर्क का एंगल कितना है, आर्क का एंगल डी थीटा है। इसलिए ये जो लेंथ हो जाएगा तो एल बराबर कितना हो जाएगा, इसका रेडियस यहां से यहां तक की रेडियस आर ही हो जाएगी, तो आर एंगल कितना है, डी थीटा। तो लेंथ तो आपको मिल गया आर डी थीटा, इसमें कोई शक नहीं है। आइए अब क्या है कि तुम ध्यान से देखो, हमको तो dq चाहिए ना, तो dq का मान कितना है, तो साहब हमको सिंपल क्या आता है कि लेंथ में आई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, वही चार्ज मिल जाएगा। तो तुम सोचो कि dq बराबर कितना हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू लेंथ, लैम्डा इंटू dl, यही ना हो जाएगा। तो लैम्डा और dl का मान हो जाएगा आर डी थीटा। ये कितना मिल गया बेटा हमको, dq का मान मिला कि नहीं मिला। तो हाँ एक काम करो, ये जो काटा गया ना, इस सेक्शन को थोड़ा सा बाहर निकाल लो। तो सेक्शन को अगर आप बाहर निकालिएगा, क्या है यहीं पे देखिए। अब तुम सोचो कि ये जो देखने में तो इतना बड़ा है, लेकिन है क्या, ये dq है ना, dl लेंथ है ना। तो dl लेंथ का मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण ये वाला चार्ज इस q पे ना फोर्स निकालना है, तो इस dq चार्ज इस q पे क्या एक फोर्स इधर की ओर लगाएगा, तो हाँ, और वो फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि dq छोटा से चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, इसलिए जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा बेटा, df, और वो भी क्या होगा, बहुत छोटा सा फोर्स। तो थोड़ा सा यहां से ध्यान से देखिए, समझने का भरपूर प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए हम कह रहे हैं क्या कि साहब यही चार्ज जो है ये सेंटर पे है, ये कितना है, q चार्ज, और यहां से कोई थीटा डिग्री के एंगल पे यहां पे एक चार्ज है dq, और इसकी जो रेडियस है वो क्या माना गया है, कैपिटल R। बोल यही ना है। तो अब हमारे लिए दो गो पॉइंट चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ, एगो पॉइंट चार्ज सर q और एगो पॉइंट चार्ज dq। तो इस dq इस q पे बल किधर लगाएगा, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इधर ही फोर्स लगाएगा सर, और वो हो जाएगा df। क्या हो जाएगा, df। तो तुम सोचो कि अगर आप इसको अगर x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, तो ध्यान से देखो इस df का जो मान होगा बेटा, df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहीं पे लिख लो df बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या k के टर्म में ही लिख लो, f बराबर k q1 q2। तो q1 तो q हो गया, q2 हो गया dq बाई इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, तो रेडियस, क्या ये रेडियस ही है ना, तो रेडियस के q1 q2 बाई r का स्क्वायर। बोलो यही ना होगा। अब एक वैल्यू पुट कर लो, तो या df बराबर के क्यू, और dq का वैल्यू यहां पे लिखे हैं लैम्डा r डी थीटा बाई r का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, एगो r, तो यहीं पे गड़बड़ा कट जाएगा। आइए थोड़ा सा और देखिए, तो यहां से आप लिखिएगा df बराबर के क्यू लेमडा डी थीटा, के क्यू लेमडा डी थीटा बाई आर। ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका df। अब तुम सोचो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, और ये df है। हम आपसे बस इतना कह रहे हैं कि अब इस df को क्या यहीं पे इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो एक बार दिमाग में आना चाहिए कि हम और भी चार्जेस के कारण देख लेते हैं। अगर उस बाकी चार्जेस का भी डायरेक्शन इधर ही होगा
तो साहब डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर डायरेक्शन अलग अलग होगा तो हमको इस डीएफ को ब्रेक करना पड़ेगा। कम ऑन, लेट्स सी। ई डी क्यू के कारण फोर्स है न, ई डी क्यू तो एक लाइन ज्वाइनिंग ई हो जाएगा, तो इसके कारण फोर्स है न। हाई डी क्यू के कारण इस पे फोर्स है न, हाई डी क्यू के कारण इस पे फोर्स है न। सभी पॉइंट के कारण जो फोर्स है सर वो तो इस क्यू चार्ज पे वो अलग अलग है। क्या है? अलग अलग हो रहा है सर। तो जब अलग अलग हो रहा है तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे? तो सर अब क्या करेंगे? अब कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट में ब्रेक करने समझ में आया? कब कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे? तो ध्यान से सोचिए कि हमने देखा कि सभी डीक्यू के कारण इस पे फोर्स का डायरेक्शन इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे सर? अब इस फोर्स को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे? दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। और वो कंपोनेंट होगा, कहता है कि सर जिधर की जिस एक्सिस के साथ एंगल सटा हो कॉस में, हटा हो साइन में। क्या पढ़ाए थे हम लोग? क्या पढ़े थे कि जिस एक्सिस के साथ एंगल मतलब थीटा सटा हो कॉस में, हटा हो साइन में, तो किसका कॉस किसका साइन? तो जकरा तोड़े के बाद जिसको तोड़ना है उसी का कॉस और उसी का साइन। इसका मतलब इस फोर्स इस एक्सिस के साथ सटा हुआ है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा सर, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और इधर हो जाएगा आपका डीएफ का कॉस थीटा, और इसी डीएफ का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जिसके साथ हटा हो वो साइन में, इधर आ जाएगा डीएफ साइन थीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए अब फोर्स अलोंग फोर्स का एक्स कंपोनेंट मतलब छोटे से फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा? डीएफ कॉस थीटा, और छोटे से फोर्स का जो y कंपोनेंट बेटा होगा वो हो जाएगा डीएफ साइन थीटा। बोलो बेटा, कोई शक नहीं? तो अब क्या करना होगा कि बाबू आपको x कंपोनेंट को भी सॉल्व करना होगा, फिर y कंपोनेंट को भी सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा f वेक्टर। नहीं तो f वेक्टर लिखिएगा, f वेक्टर x एक्सिस का अलग, y एक्सिस का अलग, और उसका मोड निकालना होगा तो अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब इसका जो भी सोल्यूशन होगा प्लस इसका जो भी सोल्यूशन होगा उसका अंडर रूट करके दोनों स्क्वायर को सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? इतना लंबा प्रोसेस हो गया है। हाँ, इतना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है, तो आप डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते। दादा बुनी पड़ा लागल। तुम लोग भी है ना 1 तारीख से मतलब 6 तारीख एक तारीख से 6 तारीख के बीच में तुम लोग आ जाओ, है ना। कोचिंग स्टार्ट देखते हैं हम लोग, करा जाएगा उसमें, चूँकि बहुत जगह कोचिंग स्टार्ट है ना, मतलब अब हो रहा है ना, तो इसमें भी हम लोग भी खोला जाएगा, चला जाएगा। तो आइए देखिए, खैर यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो कह रहे क्या कि साहब या लिखिए डीएफ का एक्स कंपोनेंट बराबर, डीएफ की वैल्यू कितनी है? इतना है, लिख लीजिए के क्यू लैम्डा डी थीटा बाई आर। तो खाली डीएफ था, कॉस थीटा और आ गया कॉस थीटा, या फोर्स का एक्स कंपोनेंट बराबर जो कांस्टेंट बाहर निकाल के क्यू लैम्डा बाई आर। थीटा ना वेरिएबल है, तो हाँ सर, अरे थीटा ना चेंज होगा ऐसे तो थीटा वेरिएबल है इंटू डी थीटा। अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करने के लिए सर ये लगाओ साले कोई से। अब थीटा कहाँ से कहाँ तक? तो हमको क्या चाहिए? हमको यहाँ से ना थीटा मेजर किए, अरे इस लाइन से ना, यहाँ से हमको क्या चाहिए? पूरा रिंग। चलो चलते 90 डिग्री, चलते 180 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री जब घूम जाएंगे तो पूरा का पूरा रिंग में मिल जाएगा। तो 0 से लेके 180 डिग्री का मतलब पाई, तो ये हो जाएगा 0 से लेके फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, बड़का फोर्स हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर के क्यू लैम्डा बाई आर
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा लिमिट 0 से लेके पाई। आ जाए तो 0 लग रहा है, हो जाएगा के क्यू लेमडा बाई आर इंटू साइन पाई माइनस साइन 0। साइन 180 भी 0 और साइन 0 भी 0, तो कितना हो जाएगा? तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आपको मिल जाएगा 0। का है इन दोनों 0 में से 0 चल जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। ऐसा का है फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0। अच्छा वाई एक्सिस वाला देख लो तो वाई एक्सिस वाला देखो, या डी एफ का वाई बराबर डी एफ कितना है? के क्यू लेमडा बाई आर साइन थीटा इंटू डी थीटा। नहीं, अब इसको क्या करना है? इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके फोर्स का वाई कंपोनेंट तक। तो ये फोर्स का वाई कंपोनेंट बराबर हो जाएगा के क्यू लेमडा बाई आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर के क्यू लेमडा बाई आर इंटू माइनस है तो लोअर माइनस अपर कर लो, तो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस पाई। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस आ गया के क्यू लेमडा बाई आर, कॉस 0 साइन 0 0 कॉस 0 1, तो 1 कॉस 180 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? फोर्स अलोंग वाई एक्सिस आपका आ जाएगा के क्यू लेमडा बाई आर, 1 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ये हो गया फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? तो अब यहां पे लिखिएगा एफ बराबर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इंटू आई पर फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इंटू जे। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 इंटू आई तो 0 ही हो गया, ये हो जाएगा 2 के क्यू लेमडा बाई आर इंटू जे कैप। लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा कि साहब इसका वाई कंपोनेंट क्या है? निगेटिव में है। तो साहब अगर आप ध्यान से देखिएगा एफ वेक्टर, वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं तो माइनस लगाना पड़ेगा अपने से, क्योंकि तो मैग्नीट्यूड लिख रहे थे ना, तो डायरेक्शन लिखेंगे तो हम देखेंगे फोर्स का एक्स कंपोनेंट इधर है, वाई कंपोनेंट नीचे है, इसलिए नीचे के लिए क्या लिखेंगे? माइनस वाई एक्सिस, तो माइनस में लिख देंगे, है ना। अब मैग्नीट्यूड लिखेगा तो मैग्नीट्यूड, इसके बाद यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो एफ बराबर बराबर कितना हो जाएगा? 2 के क्यू लेमडा बाई आर। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर दिखाई दे रहा है ना नीचे? ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेगा तो यही आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन वेक्टर के टर्म में आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। कोई दिक्कत नहीं। हम आपको समझाने वाले थे क्या कि सर फोर्स का एक्स कंपोनेंट 0 हो गया लेकिन वाई कंपोनेंट नहीं मिला, खाली वाई कंपोनेंट ना मिला और वाई कंपोनेंट आपका आंसर हो गया। नहीं, तो ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान से देख बेटा, है क्या इतना बन गया ना, उसका एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या बता रहे हैं? एक्स्ट्रा देख 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 एक्स्ट्रा देख, एक्स्ट्रा में देखना है कहा कि तुम देखो जैसा चार्ज यहाँ पे थीटा पे है और इसने चार्ज यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल पे एक और चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो जब एक और चार्ज है जाए, जब यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल पे ऐसा डिक्यू होगा यहाँ से थीटा डिग्री के एंगल पे एक चार्ज यहाँ पे डिक्यू हो सकता है ना। अभी डायग्राम में नहीं बनाना है, जो पहले था उतना ही था। ये समझा रहे हैं काहे फोर्स का एक्स कंपोनेंट 0 हो गया, वाई कंपोनेंट का रहा। अब तुम ध्यान से देख, ई डिक्यू इस पे फोर्स लगाएगा बेटा, क्या नहीं है ना, तो ये भी कितना एंगल पे? थीटा। तो सोचो कि इस फोर्स का इस डीएफ एक मिलेगा, इस डीएफ का भी एक कंपोनेंट इधर होगा, डीएफ कॉस थीटा, इस डीएफ का एक कंपोनेंट इधर होगा, डीएफ साइन थीटा। तो साहब वाई एक्सिस वाला तो खाली जुड़ रहा है, एक्स एक्सिस में इक्वल एंड अपोजिट, एगो है न, तो दोनों आपस में एक दूसरे क्या करेगा? फड़फड़ा के काट देगा पैर। तो मिलेगा कितना? नेट फोर्स नीचवा मिलेगा। इसीलिए बेटा चूंकि ये
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चार्ज है ना साहब, सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ना, सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, मतलब हर एक पॉइंट पे 2 कूलम माने 2 कूलम पर मीटर है, तो 2 कूलम सभी जगह है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा कूलम, हर एक यूनिट मीटर में लैम्डा कूलम का चार्ज है। तो इसलिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण, चार्जेस का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण जितना चार्ज यहाँ पे होगा उतना ही चार्ज इधर भी कहीं होगा, और वो चार्ज इस पे जिधर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला इस पे इधर की ओर लगाएगा। तो इन दोनों का एक्स कंपोनेंट कट जाएगा, लेकिन वाई कंपोनेंट क्या होगा बेटा, जुड़ते जाएगा। इसलिए यहाँ पे फोर्स का एक्स कंपोनेंट आपको 0 मिल रहा है। तो जो दिमाग वाला बच्चा होता है वो खुद देख लेता है, सर अगर हैने डीएक्स थीटा काट रहे हैं, हैने भी थीटा काटेंगे, तो इन दोनों का इसका डीएफ इधर, इसका डीएफ इधर आने से वाई का एक्स कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचे क्या, वाई कंपोनेंट। तो इसलिए वो लड़का क्या करता है कि हाई जो एक्स कंपोनेंट जो वाला जो किए हैं ये नहीं करता, खाली क्या करता है, ये वाई कंपोनेंट वाला करके छोड़ देता, कहता सर यही आंसर है। तो एकदम सही बात है, क्या दिक्कत है, क्योंकि दिमाग पहले ही लगा लिया कि एक्स कंपोनेंट 0 होना है तो हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड, फोर्स खत्म हुआ।